नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है जेजीडी प्लेटफॉर्म पर। तो कल हमारी जो अव्यय अविकारी शब्द की क्लास चल रही थी और क्लास ये टॉपिक जो है बहुत ही मतलब कठिन टॉपिक में से एक आता है, लेकिन इसको जितना सरल तरीके से आपको समझा रहा हूं उससे आपका कभी भी अविकारी जो शब्द है यानी अव्यय हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। तो कल हमने जो बात की थी, तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको वहीं लेकर जाना चाहूंगा। कल हमने बात की थी कि किस प्रकार से हम्म ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कल हमने जो बात की थी कालवाचक क्रिया विशेषण, तो इसमें मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे, फिर कल, अब, आज, प्रतिदिन, प्रायः, सायं, अभी अभी, लगातार, जब, लगातार, अब तक, जब को, कई बार, बहुधा, रोज, आजकल, आखिर, नित्य, तत्काल, हमेशा। इन शब्दों को दिमाग में बिठा लो, आपके कभी भी कालवाचक क्रियाविशेषण गलत नहीं होगा। फिर आपको जो बताया था स्थानवाचक को लेकर कि परे, आर पार, अलग, तले, ऊपर नीचे, पास दूर, इधर उधर, यहां वहां, यत्र तत्र, सर्वत्र, जहां कहां, आगे बाएं दाएं, ऊपर नीचे, सर्वत्र, बाहर भीतर अंदर, ये सारे शब्द स्थानवाचक के होते हैं। फिर आपको जब बताया कि चाहे, निरा, अत्यंत, निपट, अब जैसे कईयों के दिमाग में आता है कि सर ये निपट जो है, तो ये तो आता सर निपट अज्ञानी है, तो सर ये तो क्रिया से पहले आया ही नहीं, कैसे होगा? इस पर भी मैं आपको आज बताऊंगा कुछ ऐसे वाक्य। ठीक है, ये जैसे बढ़कर है, केवल है, बस, बारी बारी, तो ये जैसे कुछ बच्चे बोल रहे सर बारी बारी जो है वो तो सर रीतिवाचक में आएगा। देखो, बारी बारी को समझें आप। बारी बारी को जब आप समझोगे तो आप क्या सोचोगे? बारी बारी, बच्चों ने पूछा सर हम अंदर आना है हमें, तो हम सारे एक साथ आ जाएं क्या? तो क्या नहीं, बारी बारी आओ। बारी बारी का मतलब ही क्या हुआ? एक के बाद एक आओ, है ना? तो सर हम कितने आए? एक एक करके आओ। तो ये जो शब्द होते हैं ये सारे इसी में आते हैं। तो सर हमें सही नहीं लग रहा, बिल्कुल मैं मानता हूं, हो सकता है आपको ऐसा सेट नहीं बैठ रहा दिमाग में कि बारी बारी परिमाण में आएगा कि नहीं आएगा, है ना? लेकिन आपकी जो ऑथेंटिक किताब है उसमें ये सारा ऑथेंटिक मैटर है। मैं अभी आपको विद प्रूफ बताऊंगा, जरूरी भी है बताना। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये सर्वथा नहीं है, ये सर्वथा है, इसको थोड़ा चेंज कर लेना, सर्वथा है। ठीक है, सर्वथा है। फिर जैसे एक शब्द आया था दोस्तों, कल आया था शीघ्र, और मैंने इसको कटवाया था, मैंने कहा था इसको मैं चेक करूंगा। अब चेक करना जरूरी था, चेक करना जरूरी था, हालांकि सारा मैटर ऑथेंटिक लिखा हुआ है, ऑथेंटिक किताबों से लिखा हुआ है, लेकिन जब खुद के मन में अगर थोड़ा सा संशय हो कि नहीं, इसको देखना पड़ेगा समझाने के लिए, तो इसको मैंने चेक किया, शीघ्र बिल्कुल रीतिवाचक में ही आएगा। अब सर शीघ्र तो मतलब होता है जल्दी, तुम एक काम करो, जाओ और जल्दी आना, यानी तुम शीघ्र आना, तो सर ये तो कालवाचक में जाता है। बिल्कुल, मेरे अकॉर्डिंग भी ये कालवाचक में जाता है और ये कालवाचक में जाना भी चाहिए। तो सर फिर आप बोल रहे हो ना रीतिवाचक में रखना, फिर रीतिवाचक में कैसे रखें? बिल्कुल, मैं हमेशा सही चीज बताने के साथ साथ ये भी बताता हूं कि आपको फॉलो किसे करना है, मुझे करना है या ऑथेंटिक को। क्योंकि एग्जाम में जब प्रूफ मांगा जाएगा, जब रिट लगेगी, तब नरेंद्र दान चारण की बात को नहीं माना जाएगा, तब माना जाएगा ऑथेंटिक किताबों में। और आपकी जो ऑथेंटिक किताब है, आप देख सकते हैं, ये ऑथेंटिक किताब हम जानते हैं, नवीन हिंदी व्याकरण। इस किताब को जब आप ऑथेंटिक रूप से देखोगे तब आपको ये रीतिवाचक में ही मिलेगा। इसमें मिलेगा रीतिवाचक में। तो अब इसका तोड़ मैंने क्या निकाला, चलो वो भी बताता हूं। देखो, इसका तोड़ मैंने क्या निकाला वो बताता हूं। अगर ये आए वह शीघ्र आएगा, तो ये मेरे अनुसार ये कालवाचक में ही है। इसमें है, कालवाचक में ही है। मैं क्लियर बता रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग ये 100% कालवाचक में, कोई दिक्कत नहीं है, सबके अपने अपने तर्क होते हैं। आप कामता प्रसाद गुरु की जब परिभाषा पढ़ोगे अविकारी शब्दों को लेकर, तो वो आपको अलग नजर आएगी। आप किशोरी दास वाजपेयी की व्याकरण अविकारी शब्द की परिभाषा पढ़ोगे तो आपको अलग परिभाषा नजर आएगी। लेकिन मुझे एक बात समझाओ, क्या आपको विद्वान बनना है या सिलेक्शन लेना है? तो बोलोगे सिलेक्शन लेना, और मैं जानता हूं सबकी प्रायोरिटी है सिलेक्शन लेना, तो सिलेक्शन के लिए विद्वान मत बने। अब ये शीघ्र है, तो सर इसको रीतिवाचक में कैसे? अगर यूं आए, वह शीघ्र, शीघ्रता से आया, अब आपसे पूछ ले कि अब ये क्या है, तो ऐसी कंडीशन पे ये रीतिवाचक में, ऐसी कंडीशन पे ये रीतिवाचक में आएगा। लेकिन शायद अनजाने में या इसके पीछे न जाने कौन सी व्याकरण काम कर रही होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन इसको तो डाल रखा है किसमें?
रीतिवाचक में। तो सर हमें क्या करना है आप तो वो बता दो, हम बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो हम आपकी बात को मान लेंगे। हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, तो इस शीघ्र को रीतिवाचक में मान लेना, क्योंकि आपके पास जो ऑथेंटिक किताब है उसमें इसे रीतिवाचक में लिखा गया है, और इसीलिए मेरी बात मत मानना। बस मेरा काम है सही बताना और साथ साथ में ऑथेंटिक भी बताना। जैसे विशेषण कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी कितने के मानती है, 5, तो आपको 5 ही मानना है। फिर आपको विद्वान नहीं बनना, ना मैं बनना कभी विद्वान, ना आपको बनना है, फिर आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। तो आपने क्रिया विशेषण पढ़ लिया, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, है ना। जैसे अब मान लो एक और बताता हूं मैं आपको, जैसे आपसे पूछा कि वह बूंद बूंद के लिए तरसा, है ना। ये तो बूंद बूंद होता है, वह बूंद बूंद के लिए तरसा। अब ये बूंद बूंद क्या है, ये परिमाणवाचक है। कैसे है परिमाण सर आप बताओ। देखिए बूंद बूंद तो परिमाण ऐसे, जैसे वह तिल तिल करके मरा, वह तिल तिल करके मरा, वह तिल तिल मरा, है ना। वह बूंद बूंद तरसा, आप इसको मान लो के लिए हटाना चाहते हो हटा दो। वह बूंद बूंद तरस गया था, वह बूंद बूंद तरस गया था। तो बूंद बूंद का मतलब थोड़े से, मतलब थोड़ी सी थोड़ी चीज होती है ना, पानी का जो एकदम थोड़ा सा पार्ट होता है, यानी एकदम सबसे कम पार्ट, उसके लिए भी वो तरस गया। तो कई बार हमें शब्दों के भाव में भी उतरना पड़ेगा। अब मैं ऐसे नहीं चलता, मैं प्रैक्टिस कराते हुए चलता हूं। लेकिन आपने 4 पढ़े, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। इसके अलावा भी कुछ विद्वान इन क्रिया विशेषणों को भी मानते हैं। ये क्रिया विशेषण और भी होते हैं। सर ये तो हमने आज तक पढ़े नहीं। सर पढ़े हैं तो कभी पेपर में नहीं देखे। मानता हूं पेपर में नहीं देखे, लेकिन आगे तो उस वक्त क्या करोगे। और दूसरा आपकी ऑथेंटिक किताब में लिखा हुआ है, उससे तो मानना ही पड़ेगा हमें। तो ऐसे जब मैं पढ़ाता हूं तो कहते हैं सर हमने तो नहीं पढ़े, एग्जाम में ऐसे नहीं आए। उंगलियां पांचों समान नहीं होती, अभ्यर्थी समान नहीं होते, स्टूडेंट्स कभी समान नहीं होते, सबकी सोच अलग अलग होती है। कईयों को लगता है नहीं सर सीख लेते हैं, जिंदगी में कभी काम आ जाए। कईयों को लगता है नहीं सर आज तक कभी पेपर में नहीं आया, पढ़ाओ मत। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आज तक नहीं आया वो आगे पेपर में नहीं आएगा। हाँ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी नवीन हिंदी व्याकरण या रचना प्रबोध में ये चीजें दे रखी है, तो हमें पढ़ना जरूरी है। चलिए, तो कुछ क्रिया विशेषण ऐसे होते हैं, जैसे पहला है कारणबोधक। कारणबोधक भी क्रिया विशेषण होते हैं। उसमें इस तरह के शब्द आते हैं, अरे तुमने इस तरह, वह इस तरह आया कि पता ही नहीं चला, वह इस तरह आया कि पता ही नहीं चला। इस तरह, किस तरह, इस तरह। और भी अब हम क्या सोचते हैं, यार इससे वाक्य कैसे बनेगा, इससे ना सही वाक्य बनाए, ये बनाए, क्यों, कहां जरूरत है, दिमाग में। अच्छा इस तरह, वह शर्मा जी के पास, वह गणित पढ़ता है अतः शर्मा जी के पास जाता है। तो ये लो साहब अतः है। अब सर ये तो अतः तो आपने वहां लगा दिया, तो समुच्चय बोधक में चला गया। बिल्कुल चला गया, बिल्कुल चला जाता है। मतलब सब व्याकरण उलझ जाती है यहां जाकर, जब इनमें एंट्री करता है ना तो उलझ जाते हैं सब। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये अवश्य है तो इसमें उलझेगा नहीं। जैसे क्या मैं ये कार्य कर सकता हूं, क्या मैं खाना खा सकता हूं, तो आप क्या बोलोगे, अवश्य। लेकिन अवश्य के पीछे भी क्रिया छुपी हुई है। जैसे आपने कहा कि क्या मैं यहां बैठ जाऊं, तो वो क्या कहना चाहता है, अवश्य कहकर छोड़ देता है, लेकिन वो कहना चाहता है अवश्य बैठिए। क्या कहना चाहता है, अवश्य बैठिए। तो इसका मतलब ये भी क्रिया विशेषण है, और किस प्रकार का, स्वीकार बोधक। ठीक है, जैसे ये किस प्रकार है, तो कारण बोधक। जैसे तुमने ये कार्य किस प्रकार किया, किस प्रकार, कारण, कारण बताओ। मतलब ये जब आएंगे ना शब्द, तो इसका उत्तर निकल के आएगा, किस प्रकार किया, कैसे किया। बात घूम फिर के वही आ रही है रीतिवाचक वाली, कैसे किया, किस प्रकार किया। पूछने का तरीका अलग हो जाता है। अगर ऑप्शन में इनमें से नहीं है तो फिर वहीं रहो, लेकिन आ जाए तो थोड़ा बहुत ध्यान में रहना चाहिए, किस प्रकार किया। जैसे और बताता हूं, ये देखो आप, नहीं नहीं, ठीक है, तुम स्कूल मत जाना, ठीक है, तुम स्कूल मत जाना। अब यहां पर आपसे पूछ लिया क्रिया विशेषण, अब आप उलझ जाओगे कि सर यहां पे मत में हम कौन सा क्रिया विशेषण करें, आपने तो कोई बताया नहीं, तो अब है क्या, निषेधवाचक है। ठीक है, अब कई बार उलझ कहां जाते हैं मैं बताता हूं। तुम स्कूल धीरे धीरे मत जाना, तुम स्कूल धीरे धीरे मत जाना। अब गड़बड़ हो जाती है, अब एक तरफ धीरे धीरे, एक तरफ मत। अब सर हम क्या करें, सीधी सी बात है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में अगर मान लो, पहली बात तो देखोगे रेखांकित कहां किया हुआ है, मत को किया हुआ है या इसको। अगर इसको रेखांकित किया हुआ है तो रीतिवाचक है, इसको रेखांकित किया है तो फिर क्या हो जाएगा, निषेध, है ना।
और अगर सर दोनों को रेखांकित, तो ऐसा तो होता नहीं है, पहली बात है होता नहीं है। अगर हो तब भी हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में अगर मान लो रीतिवाचक ऑप्शन में है ही नहीं तो हम फिर इसको कर देंगे, अगर निषेधवाचक ऑप्शन में नहीं है तो धीरे धीरे कर देंगे। ये होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, कि आप पहले से आप चीज को समझ कर रखते हैं, एग्जाम में प्रश्न के प्रकृति के अनुसार उसका उत्तर का चयन करते हैं। जैसे अब ये देखो प्रश्नवाचक, देखना कितने गजब हैं। तुम कहां जा रहे हो, अब देखो तुम कहां जा रहे हो, सोच के देखो कहां, ये भी क्रिया विशेषण है। कुछ लोग, मैं जब बताता था ये कब को, जैसे तुम कब आओगे, ठीक है, तुम कब आओगे, है ना। तो अब जब मैं बताता था कि कब आओगे, ये जो है वो कालवाचक है, तब स्टूडेंट्स मानते नहीं थे कई बार कि सर ये कब कैसे हो गया, सर ये तो प्रश्नवाचक है। अरे ये पढ़ा आप देखो, अगर ऑप्शन में आपसे ये पूछा कि तुम कब आओगे और ऑप्शन में प्रश्नवाचक है ही नहीं, तो सीधी सी बात है कालवाचक है। ऑप्शन में कालवाचक है ही नहीं तो सीधी सी बात है प्रश्नवाचक है। ऑप्शन में दोनों ही नहीं है तो एक ऑप्शन जरूर होगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। बात समझ रहे हो ना। तो आपको समझना पड़ेगा अब कब और कहां, ये प्रश्नवाचक जो हैं क्रिया विशेषण होते हैं। सर प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, क्रिया विशेषण होते ही नहीं है। मैं फिर क्या कहूंगा, आपकी किताब देखो ऑथेंटिक। ये इसलिए बताना पड़ता है किताबों का कि कई बार क्या है, कुछ जो कहते हैं ना कि कोई चीज रूड हो जाती है, तो कुछ स्टूडेंट रूड हो जाते हैं। रूड कैसे, वो किताबों को पकड़ के बैठ जाते हैं। अरे साहब, आप जब विद्वानों की किताबें पढ़ोगे तो उन सब का जो है, जैसे हम साहित्य पढ़ाते हैं तो एक दूसरे की कटाक्ष ही है और कुछ नहीं, आलोचना। जैसे हम पढ़ते हैं, एक सेंटेंस पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य की क्लासेस लेते हैं तब, कि रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं को तर्क सहित अगर किसी ने मतलब परिवर्तन करने का कार्य किया तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। यानी उन्होंने उनकी कई धारणाओं को चेंज कर दिया और तर्क सहित देकर किया। तो ऐसे ही विद्वान आपस में लिखते हैं, अपने अपने रूल्स बनाते हैं, लेकिन वो दोनों ही विद्वान हैं, इसलिए अपने अपनी बात पे दोनों खरे उतरते हैं और दोनों अपनी बातों को सही साबित करने का हिम्मत भी रखते हैं, तो फिर वो दोनों ही विद्वान कहलाते हैं। तो आप लोग और हम लोग विद्वान नहीं है, लेकिन हम लोग पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। अब हमारे दिमाग में एक चीज बैठ गई कि अगर कब कहां पूछा तो हम प्रश्नवाचक करेंगे। हमारे दिमाग में बैठ गई न नहीं मत पूछा तो हम निषेधवाचक करेंगे। हमारे दिमाग में एक बैठ गई कि अवश्य आऊंगा, बहुत देखो मैंने यह काम कैसा किया, आप बताना कैसा किया, बहुत अच्छा किया। अब बहुत अच्छा किया इसका मतलब क्या है, स्वीकार बोधक। सर ऑप्शन में स्वीकार बोधक नहीं हुआ तो रीतिवाचक कर दो। सर रीतिवाचक क्यों कर दें आप मुझे बताओ। अच्छा मुझे बताओ, बहुत अच्छा में क्या मात्रा है, बोला नहीं। क्या समय है, बोला नहीं। क्या स्थान है, बोला नहीं। तो फिर हमने एक बात पढ़ी थी कल लास्ट में, क्या पढ़ी थी, कि जो तीनों क्रिया विशेषणों में शामिल नहीं हो वो सारे के सारे किस में शामिल हो जाते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में शामिल हो जाते हैं। तो फिर वो कर देंगे, है ना। जैसे निश्चयवाचक, अरे तुम रुको, वास्तव में और मुख्यतः, अब इनका सेंटेंस बनाते हैं तो क्रिया से जरूरी नहीं है। एक बात और बता दूं, एक हम लोगों के दिमाग में एक बात ठहरती है, मैं एक स्टूडेंट की तरह सोचता हूं, पढ़ाता टीचर की तरह हूं। स्टूडेंट क्या सोचता है, एक दिमाग में बात बिठा रखी है कि क्रिया से ठीक पहले आएगा वही क्रिया विशेषण होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, 99% ऐसा होता है, लेकिन ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जिनमें जरूरी नहीं है कि क्रिया विशेषण ठीक क्रिया के पहले ही आए। ये याद रखना, तो इस बात को पकड़ के मत बैठना, है ना। जैसे ये शायद है, जैसे मुख्यतः, मुख्यतः तो जो है, अब इससे तो कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, मुख्यतः इनसे कोई सेंटेंस इस तरह से कभी बनाए हुए भी नहीं है, कभी दिमाग में भी नहीं लाए, इसलिए सेंटेंस बनाने में दिक्कत आती है। जैसे मुख्यतः, हालांकि मैं काफी चीजों की बात कर रहा हूं, लेकिन मुख्यतः मैं इनकी बात करूंगा। कुल मिला के ये क्रिया से ठीक पहले नहीं आएगा, ये कुछ और संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पहले आएगा और इसीलिए वाक्य दिमाग में नहीं आ रहा। चलो हम इसमें देखते हैं अनिश्चय। जैसे जैसे किसी ने कहा आज लगता है बारिश आएगी, शायद आ जाए, तो अब आपने क्रिया से ठीक पहले शायद लगा दिया। ये कैसा है, अनिश्चय। अनिश्चय मतलब आपको लगता है आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। जैसे संभवतः, जैसे आपने कहा कि बारिश आ जाए, आपने कहा संभवतः आ भी सकती है, मतलब संभवतः आ जाए, इसका मतलब आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो शायद संभवतः अगर आ गए तो अनिश्चय कर देंगे। वास्तव में, मुख्यतः, ये निश्चयवाचक हैं,
रट लो ना, दो दो तो शब्द हैं, तीसरा चौथा शब्द ही नहीं है, रट लो, क्या दिक्कत है इसमें। और वैसे आज तक पेपर में नहीं पूछा गया, क्योंकि एसएससी ग्रामीण बैंक वगैरह आते हैं तब ये पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा रट लो। बाकी हमारे काम की क्या चीज है, ये काम की चीज है। अब हमारे काम की है, ये 10 वाक्य 11 वाक्य मैं हमेशा प्रैक्टिस के लिए लेकर आता हूं। इसका कारण है क्योंकि बच्चों को कई बार कठिन टॉपिक आ जाते हैं ना, तो उनके दिमाग में आता है अरे यार समझ नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी टॉपिक को जितना सरल तरीके से पढ़ोगे उतना फायदेमंद। अब जैसे मैं आपको एक पहले बात बताता हूं, जैसे बात आती है कि सर प्रक्रिया विशेषण होता है, ये इसका मैं आज डाउट क्लियर कर देता हूं। क्या प्रक्रिया, मैं आपको फिर बता दूं, प्रक्रिया विशेषण गलत है, गलत है, गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चाहे कोई विद्वान की किताब बताए, चाहे कोई कुछ भी बताए, गलत है मतलब गलत है, सीधी सी बात है। आप देखो ये क्या होता है, विशेष्य। विशेष्य आप जानते हैं क्या होता है? बोला सर हाँ बिल्कुल जानते हैं। क्या होता है विशेष्य? विशेष्य हमेशा क्या होता है, या तो संज्ञा और या वहां पे सर्वनाम होगा, ये विशेष्य होगा, ठीक है। और उससे पहले अगर विशेषता बता दी तो क्या हो जाता है, वो उद्देश्य विशेषण कहलाता है। और अगर बाद में बता दी तो वो क्या कहलाता है, विधेय विशेषण कहलाता है। और अच्छा सॉरी, ये तो विशेषण का आगे लिखना था, विशेष्य ये होता है, ठीक है। अब बात करते हैं विशेषण की। विशेषण, तो विशेषण आप जानते हैं उद्देश्य होता है एक, और एक होता है विधेय। बाद में बताए तो विधेय और आगे बताए तो उद्देश्य होता है। बात क्लियर हो गई विशेषण और विशेष्य की। अब देखो ये विशेषण कहलाया क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। अब जो इसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता बताता है, उसे हमने क्या नाम दिया, तो आप कहोगे सर प्रविशेषण नाम दिया। क्या नाम दिया आपने, प्रविशेषण। तो देखो आपने उस विशेषण को बोल दिया प्रविशेषण। क्या बोल दिया, प्रविशेषण। क्या आपने ऐसा बोला क्या, प्रसंज्ञा विशेषण, प्रसर्वनाम विशेषण, प्र उद्देश्य विशेषण, प्रविधेय विशेषण? नहीं बोला ना, नहीं बोला जाता है। आप जिसे ये बोलते हो, जैसे राम बहुत मीठा आम खाता है। अब इस वाक्य में ये आम क्या है, तो ये संज्ञा है। वैसे क्या है, संज्ञा। इसकी विशेषता बताने वाला ये शब्द क्या कहलाया, बोला विशेषण कहलाया, ठीक है। ये क्या कहलाया, बोला प्रविशेषण कहलाया। क्या कहलाया, प्रविशेषण कहलाया, ठीक है। अब ऐसा ही मैंने एक वाक्य और लिखा, ऐसा ही मैंने एक वाक्य और लिखा, उसने बहुत मीठा गाया। उसने बहुत मीठा गाया। यहां पे ये क्या है, क्रिया है। ये क्या है, क्रिया है। ये क्या है, विशेषण है। ये क्या है, विशेषण है। और ये क्या है, ये क्या है, प्रविशेषण। बात समझ आ गई, ये क्या कहलाता है, प्रविशेषण। आपने इसको भी तो प्रविशेषण नाम दिया था, या इसे केवल प्र नाम दिया था। भाई विशेषण था और ये विशेषण की विशेषता, इसे प्रविशेषण, तो आपने इसको तो दे दिया प्रविशेषण नाम। अब ये बता किसकी विशेषता रहा है, इसकी, ठीक है ना। प्रविशेषण यानी जो विशेषण की विशेषता बताए, लेकिन इसका नाम होगा, क्या होगा, क्रिया प्रविशेषण। आप इसे इस नाम से जरूर पुकार सकते हो, क्रिया प्रविशेषण, लेकिन लोगों ने इसको सरलीकरण करने के लिए प्रक्रिया विशेषण नाम से पुकारने लग गए। क्या करने लग गए, प्रक्रिया विशेषण। ये गलत तरीका है। आप इसे क्रिया प्रविशेषण कह सकते हो कि क्रिया की विशेषता बताने वाले की जो विशेषता बताता है वो क्रिया प्रविशेषण कहलाता है। लेकिन प्रक्रिया विशेषण किसी भी किताब में नहीं दे रखा है, और किसी एकाध कोई अभी की किताबों में दे दिया तो वो उसकी व्यक्तिगत राय है। इसके अलावा बाकी ऑथेंटिक रूप से ये क्रिया प्रविशेषण कहलाता है, प्रक्रिया विशेषण कुछ नहीं कहलाता है, ठीक है। बाकी ज्यादातर मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि आप लोग सरल तरीके से समझना चाहते हो, और ये जो वाक्य हैं ये इस बात के सबूत हैं कि आप लोगों को जो है क्रिया विशेषण समझ में आ गए। देखिए आपको यहां अंडरलाइन करके पूछा, बताओ, देखिए राम कभी कभी राधा कभी कभी मेरे घर आती है। क्या है, राधा कभी कभी मेरे घर आती है। मुझे बता दो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। आप तुरंत कह दोगे सर इसमें कालवाचक है। क्या है इसमें, आप देखो बराबर करते रहो, फिर ये मत कहना कि आपने सर हमें बताया नहीं, ठीक है ना। कालवाचक। अब मैंने कहा मोहन परसों आएगा, बताओ देखें, तो परसों आते ही दिमाग में क्या, दिमाग में आया, बोला सर समय क्या पता चल रहा है,
कालवाचक, मैं दावे के साथ कहता हूं एक के भी गलत नहीं होगा, है ना। आपसे पूछा यहां आओ, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? दिमाग में आपके सबके आ गई, क्या दिमाग में आ गई? स्थानवाचक। क्या दिमाग में आ गई? स्थानवाचक। मैंने कहा अरे इस और तालाब है, अब नोटिस कीजिएगा, अब नोटिस कीजिएगा, देखिए इस वाक्य में क्रिया क्या है और क्रिया विशेषण कहां आया? यहां पर, इसके बीच में संज्ञा आ गई है। तो इस बात को भी दिमाग से निकाल देवें कि क्रिया से ठीक पहले जो आता है वो क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण वाक्य में अन्यत्र भी आ सकता है। ये हमारे दिमाग में जो जहरीला ज्ञान भरा हुआ है कि क्रिया से पहले आता है वो क्रिया विशेषण होता है, वो नहीं, वो ज्ञान सिर्फ समझाने के लिए होता है स्टार्टिंग में, बाद में कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, उसको लेके नहीं बैठ सकते। तो इस और तालाब है, ये कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा है? स्थानवाचक। इधर उधर मत देखो, अब देखना, नोटिस करना, इधर उधर भी है और मत भी है। अब उसने अंडरलाइन कहां की? इधर उधर, तो यहां पे ये स्थानवाचक है। सपोज दैट, मान लेते हैं अगर उसने अंडरलाइन मत पे कर देते तो हम क्या कर देते? निषेधवाचक। क्या कर देते? निषेधवाचक। दुर्घटना क्यों और कैसे हुई, अब यहां पर देखा जाए तो ये आ चुका है, तो आप कौन सा कर दोगे? रीतिवाचक। क्या रीतिवाचक करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। देखें, दुर्घटना क्यों और कैसे हुई, इसमें कौन सा रीतिवाचक करोगे? सीधी सी बात है, कैसे संपन्न हुई? वह चुपके से खा रहा है। अब ये जो चुपके से खा रहा है, मतलब कैसे खा रहा है? बोलो चुपके से खा रहा है, धीरे से खा रहा है, तेज तेज खा रहा है, शीघ्रता से खा रहा है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? रीतिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, तो धीरे, धीरे भी क्या है? रीतिवाचक है। कैसे? धीरे, तेज, है ना, ये सारे। इतना क्यों घबराते हो? इतना, कितना, इतना, उतना, जितना, तो समझ में, दिमाग में आ गई आपके? बोला सर परिमाण है, यहां पे क्या है? परिमाणवाचक है। जितना चाहे खा लो, तो फिर आपके दिमाग में क्या आ गई? सर ये परिमाण है। उतना ही खाओ जितना पचा सको। अब आप परिमाण, अब मैं आपको एक नई चीज और बताता हूं। अब ये जो है ना, उतना, जितना, ये देखो क्रिया विशेषणों में संबंध होता है, इसे संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और कौन सा? परिमाणवाचक का एक भेद संबंधवाचक, एक अनुबंधवाचक होता है, एक संबंधवाचक होता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ विद्वता के लिए जानने, मतलब विद्वान बनना है तो इन चीजों की गहराई में जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, बाकी जरूरत पड़ती नहीं है। मुझे याद है कि मैंने जब यूट्यूब पे स्टार्टिंग रखी थी, मतलब स्टार्टिंग में जब मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था उदयपुर से, तब मेरी पोस्टिंग उदयपुर थी, उस वक्त मैंने कारक जो थे यूट्यूब पर मैंने 10 क्लास में करवाए हैं। आप आज भी पढ़े होंगे, आप देखोगे एनडीसी क्लासेस पर 10 क्लास में मैंने कारक करवाए थे, इतने उदाहरणों समझाए थे। उसमें हुआ क्या? उसमें स्टूडेंट्स जो हैं विद्वान बनने के चक्कर में और उलझ गए, है ना। तब लेकिन उनके कारक इतने गजब सेट हो गए दिमाग में कि वो आज भी कमेंट आता है सर कारक तो हम कोई किसी प्रश्न में अटकते नहीं है। लेकिन उससे मैं जानता हूं कि उससे नुकसान होता है, ज्यादा हम गहराई में डूबते हैं ना तो डूबना तय है हमें। बस अब देखो हमने 11 के 11 वाक्यों में आराम से पहचान लिया, बस कहां दिक्कत है? रत्ती भर दिक्कत नहीं है। आगे देखिए आप लोग, आगे देखिए, संबंध बोधक अव्यय, 1% दिक्कत नहीं होने दूंगा। संबंध बोधक अव्यय, जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम, ध्यान से समझना, इसकी परिभाषा समझ लेना, बाकी अपने पास तो ट्रिक तैयार पड़ी है। जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के साथ जुड़कर उस संज्ञा का वाक्य के अन्य संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये क्या करते हैं, जैसे ये है संबंध बोधक, ये किसी संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, ये जुड़ गए संज्ञा के साथ, तो ये किसी संज्ञा के साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो है इसका संबंध बताते हैं। ठीक है, मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूं, 3 शब्द पकड़ लो, के, से और की। 99%। के, से, की। आपको किसी भी संज्ञा के बाद के, से, की ये दिखने को मिल जाए, गारंटेड वहां पे संबंध बोधक अव्यय होता है। अब आप देखो, ठीक है, बस आपको यही चीजें पकड़नी है, 3, के, से, की, उसके बाद कोई ना कोई अव्यय लगा होगा। जैसे निर्धनता के मारे उसने आत्महत्या कर ली, जल के बिना जीवन संभव नहीं, वह दिन भर उदास बैठा रहा। इसको यहां पे 99%, 1% जैसे होते हैं दिन भर,
दिन भर। तो यहाँ पे जो भर शब्द है ये भी दिन को जो है अन्य चीजों के साथ जोड़ रहा है, तो ये 1% होता है बस। और ये सिर्फ भर वगैरह एक दो शब्द और मैं बताता रहूंगा, मुख्य रूप से आप इसको भर को छोड़ दो, एक बार सिर्फ के से पे गौर करना, के से पे गौर करना। अब देखो यहां संबंध बोधक अव्यय 10 प्रकार के बता रखे हैं, ठीक है, किताबों में आपके ऑथेंटिक। अब मैंने जो आपको तरीका बताया उसे समझना, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, समतावाचक, साधनवाचक, विषयवाचक, विरुद्धवाचक, संघवाचक, हेतुवाचक, तुलनावाचक, 10 के 10 भेद हैं। न तो कभी पूछे जाते हैं, ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। अब आप समझना, के से की, क्या बताया था मैंने, के से और की, ध्यान से समझना। हाँ, तो से पहले, मोहन से पहले आ गया, राम के पीछे चला गया, के उपरांत, के आगे, के सामने, के भीतर, के निकट, के यहां, के आसपास, की ओर, अब मैंने की भी बताया था ना, की ओर, के पार, की तरफ, की भांति, के समान, के तुल्य, के वेग से, के द्वारा, के सहारे, के माध्यम, के विषय में, के भरोसे, के बाबत। जैसे प्रधानमंत्री जी ने महंगाई के बाबत भाषण दिया है ना, के बाबत, के नाम, के विपरीत, के विरुद्ध, के खिलाफ, के साथ, के संग, के सहचर, के सिवा, के लिए, के कारण, के वास्ते, की अपेक्षा, के आगे, के सामने। आपको क्यों इनकी से वाक्य बना बना के देखना, दिमाग में सेट बैठ जाएगा, ए टू जेड चीज सेट बैठ जाएगी। अब मैंने आपको जो ये मंत्र दिया ना, के से की, इससे मैं दावे के साथ कहता हूं आपका संबंध बोधक अव्यय गलत नहीं होगा। क्यों, अब आप इसको समझें। देखो, आप जानते हैं कि पहले पीछे उपरांत आगे ये क्या है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं, लेकिन सामने भीतर निकट यहां ये स्थान में आते हैं, लेकिन इनके आगे अगर के या से लग गया तो ये संबंध बोधक हो जाएंगे। चलिए चेक करते हैं होते हैं क्या, अभी देखते हैं। पूनम, ये क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। पूनम छत के ऊपर बैठी है, यह संबंध बोधक है। क्या है, यह संबंध बोधक है, ठीक है। पूनम ऊपर बैठी है, यह क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण कौन सा है, स्थानवाचक है। राम श्याम से तेज दौड़ता है, और राम तेज दौड़ता है। राम श्याम से तेज दौड़ता है, और राम तेज दौड़ता है। दोनों को समझ लेना, तेज और से तेज, बस इतना सा अंतर समझें। राम सामने खड़ा था, और राम के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। आजकल वहां रहता है, मैं आजकल वहां रहता हूं, और मैं आजकल रोहित के वहां रहता हूं। आप इसी चीज को समझें, के से, बस यही फैक्ट है। चलो आपको समझ नहीं आया होगा, अपने पास तो एक तरीका है कि काम से या स्कूल से, कॉलेज से, कोचिंग से घर गए, मम्मी खाना बना रही है, मम्मी खाना बनाते बनाते खाना बना रही, बेटा बोला गरम खाना खा ले, अपने खाने बैठ गए। मम्मी सब्जी क्या है, सब्जी खाने लगे, रोटी सब्जी खाने लगे, और मम्मी 2 रोटी दी, मम्मी ने 4 रोटी दी, मम्मी आज तो भूख गजब लगी है, 2 रोटी और दे। मम्मी तब तक रोटी देती रही जब तक पेट नहीं भर गया। आहा, अब आनंद आ गया। वैसे ही मैं तब तक उदाहरण करवाता रहता हूं जब तक अभ्यर्थी ये न कह दे कि सर अब समझ में आ गया, अब सर पेट भर गया, अब जिसोरा हो गया, अब एकदम समझ में आ गया, अब हम कभी अव्यय जो है या XYZ कोई सा भी टॉपिक है गलत नहीं करेंगे। तो अपने पास फिर उदाहरण तैयार हैं, है ना। चलिए आप बस समझ, मैं अंडरलाइन करूंगा, आप समझ जाओगे। राम से पहले श्याम आ गया, तो आप लोग कमेंट कर दोगे कि सर ये तो संबंध बोधक अव्यय है। आजादी से पहले भारत में, ये लोग, आप ये देखना कि कठिन है क्या संबंध निकालना। आपसे पूछा इसमें कौन सा अव्यय है, तो आप तो दिमाग में निकालोगे। मेरे घर के आगे मंदिर हैं, ये लो साहब संबंध। खैर ये सारे संबंध के ही हैं, लेकिन आपको तो ढूंढना है कहां मिल रहा है, आपके द्वारा ही यह कार्य होना था। इसमें देखें, बताओ चौथे में आपको संबंध बोधक अव्यय कहां नजर आ रहा है, तो आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, आपके द्वारा यह कार्य होना था। ईश्वर के समान, ईश्वर के समान, ठीक है। दुख में ईश्वर के बिना, तो ये लो साहब, के बिना जो है वो संबंध बोधक अव्यय है। आज प्रधानमंत्री आतंकवाद के बाबत, ये लो साहब के बाबत, है ना। उसने वकील के अनुसार, तो ये लो साहब के अनुसार, ठीक है। यह दवा दूध के साथ, सैनिक देश के लिए, ये लो सैनिक देश के लिए। कहां जरूरत है टेंशन लेने की,
व्याकरण को हवा बनाने की कहां कोई जरूरत नहीं है। व्याकरण सीधी सी बात है, आप व्याकरण का सम्मान करें, व्याकरण आपका सम्मान करेगी। विद्या किसी का ऋण नहीं रखती, विद्या किसी का ऋण नहीं रखती। आप जितनी गहराई से पढ़ोगे विद्या आपको उतनी ही गहराई से जो है अर्जित होती चलेगी। आप मन से पढ़ो तो सही। अब मैंने आपके सामने 10 उदाहरण ये लिख दिए, 11 वो लिख दिए, बीच में आपको और उदाहरण समझा दिए। गलत हुआ क्या? बोला नहीं हुआ सर गलत। तो फिर आपको क्यों लगता है कि एग्जाम में ऐसा पूछेंगे वैसा पूछेंगे? रीजन क्या होता है? 0.1% जो होते हैं वो हमें सिर्फ डाइवर्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं कठिन वाक्य लेकर। अब इसका बताओ सर, अगर इस तरीके से इसका हो तो बताओ, देखें। तो अब सोचते हैं अरे यार, हाँ यार ये तो मुझे आता ही नहीं। अरे धरती पे सब कुछ आ जाएगा क्या आपको? जैसे कई बार साहित्य में होता है, साहित्य में नई नई चीजें निकल के आती है, आज भी बहुत निकल के आती है। तो आप लोग सोचो, हिंदी व्याकरण तो अथाह सागर है। एक कहावत है कि अभी तो हमने हिंदी की 2 बूंद चखी है, अभी तो हमने हिंदी की 2 बूंद चखी है, शेष सागर अभी बाकी पड़ा है। तुम लोग कितना भी पढ़ लोगे तो बहुत कुछ बाकी रह जाएगा। हमें उतना ही पढ़ना जितना सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है। जैसे कई बार होता है, क्लासों में अपन पढ़ते थे 12वीं वगैरह कॉलेज में, तो कोचिंगों में देखा कुछ माती होते हैं ना, मेरे जैसे होते होंगे, यूं मान लीजिए कुछ माती होते हैं। अब वो कहते हैं कि सर समास पढ़ा रहे हैं, तो सर को बोला सर बताओ परिवार में कौन सा समास है, और सर इसका विग्रह करके बताओ परिवार में। अब गुरुजी सोचेगा यार परिवार में कभी पढ़ा ही नहीं, कैसे बताएं? भाई नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, परिवार का कैसे बताएं? अब वो सोचे परि उपसर्ग लगाए तो वार का क्या उपसर्ग है, इसका मतलब अव्यय भाव में जाना चाहिए, या परिवार किसी और में आएगा, यूं करके दिमाग में टेंशन। चलो मैंने आपको दे दिया, अभी लाइव चलते में कोई कमेंट करो, देखें परिवार में समास विग्रह करके कमेंट कर दो। ये वही क्वेश्चन है जो सिर्फ उलझाने के लिए है, जो सिर्फ उलझाने के लिए है। बताओ, देखें किसी ने पूछ लिया कि सर वृक्ष में संधि विच्छेद करके बताओ। अरे उलझाने के लिए है, कोई मतलब नहीं है वृक्ष की संधि विच्छेद। अगर किसी को नहीं आती है तो ऐसा नहीं है कि वो कमजोर हो गया। मैं ये बता रहा हूं जो उलझाने वाले प्रश्न होते हैं। चलो बता दो लाइव कमेंट में अभी चलते हुए कि परिवार का समास विग्रह क्या होगा। नहीं देखते हैं, मैं भी देखूंगा आज कमेंट, जब ये चल रहा होगा तब मैं भी देखूंगा, ठीक है। तो ये इन चीजों पे कभी भी दिमाग खराब नहीं। आप चलो मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बोल देना सर आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा, आप लोग सब टेलीग्राम ग्रुप्स में या व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो, है ना, आप सब कोई ना कोई ग्रुप में जरूर जुड़े हुए हो। आप नोटिस करते होंगे, जैसे आप हमारे जैसे मान लो जीजीडी टेलीग्राम चैनल पर या एनडीसी टेलीग्राम चैनल पर हो, तो हम तो सूचना, कोई आपको वीडियो, कोई अच्छे प्रश्न होते हैं वो संकलित करते रहते हैं। आप कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में जो अभ्यर्थी आपस में चलाते हैं उनमें जुड़े हुए होंगे। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार कोई किताब की फोटो खींचकर या कोई ऐसा प्रश्न डाल देते हैं उस ग्रुप के अंदर, हम लोग उस पर जिरह करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, और फिर सोचते हैं यार इसका उत्तर क्या होगा, और हमारे पास जो किताबें होती हैं उसको खंगालने लगते हैं। यानी जिस व्यक्ति ने वो प्रश्न डाला था उसने वो प्रश्न डालकर और डाटा ऑफ कर लिया, और तुम लोगों को काम धंधे पे लगा दिया। तुम लोग अपना समय नष्ट कर रहे हो और वो बंदा पढ़ने में लग गया। वो 3 इडियट नहीं देखी क्या आपने, किस प्रकार से डाइवर्ट किया जाता है। ये तरीका चलता है, कईयों का तरीका होता है। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं आता छोड़ो ना, सार गई रहे थोता दही उड़ाए। नहीं आता, सब कुछ सीखना चाहते हो मत सीखो। कट ऑफ कभी भी 80% से ऊपर जाती ही नहीं है, तो सब कुछ क्यों सीखना? 20% तो छोड़ने के लिए बना होता है। इतना ही समझो जितने से सिलेक्शन हो जाए। चलिए आइए मैं आपको और उदाहरण बताता हूं। जैसे की वजह से, मैं मोहन की वजह से परेशान हूं, वह दुख के मारे मर गया, वह मोहन के हाथ खाना भिजवा देगा, वह मोहन के हाथ खाना भिजवा देगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, के पर्यंत, है ना, के बगैर, के अतिरिक्त, के अलावा, के बदले, के प्रतिकूल, के विपरीत, के विषय आदि। मैंने क्यों लिखे इतने शब्द? मैंने इसलिए लिखे कि एग्जाम समय में एक रिवीजन की जरूरत पड़ती है। की वजह से, के मारे, के हाथ, के दिमाग में सेट हो जाता है। पेपर में जाओगे, प्रश्न में देखोगे, देखते ही आप सोचोगे अरे यार ये तो बहुत इजी है, ये तो संबंध बोधक है हमारे लिखा हुआ है। और दावे के साथ कहता हूं कभी भी गलत होता ही नहीं है, ये मान लीजिए आप, है ना। जैसे मैं आपको इससे समझाता हूं, इसको समझना, ठीक है, इसको समझना। देखो, मोहन के हाथ में चोट लग गई, बात को समझना।
रट्टाफिकेशन करने वाले और समझ के पढ़ने वालों का अंतर देखना। मोहन के हाथ में चोट लग गई और वह पत्र मोहन के हाथ भेजेगा। ये देखो दो वाक्य हैं, इसमें दोनों में ही के हाथ आया है। मोहन के हाथ में चोट लग गई और वह पत्र मोहन के हाथ भेजेगा। इस बात में अंतर। आपसे इस प्रकार के उदाहरण देकर पूछें कि इनमें से संबंध बोधक अव्यय किसमें है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कल को आप रट लो और वहां पे इस टाइप के वाक्य आ जाए, आप कंफ्यूज हो जाओ। देखो यहां पर तो मोहन के हाथ में चोट लग गई, तो यहां क्रिया क्या है? चोट लगना, मतलब चोट लगना पूरी क्रिया है। चोट लगने का काम, हाथ में चोट लगी है, मतलब स्थान कहां है? हाथ। हाथ में चोट लगी है, मोहन के हाथ में। मोहन का हाथ से संबंध है, लेकिन चोट कहां लगी है? हाथ में लगी है। तो यहां पर संबंध बोधक अव्यय नहीं है, यहां पर तो हाथ संज्ञा है। वह मतलब कोई व्यक्ति, पत्र, एक पत्र है, कोई सामान है, उसे भेजेगा। तो यहां पे भेजने का काम तो कौन करेगा? वह पत्र मोहन के हाथ भेजेगा। यहां पर संबंध बोधक अव्यय है, यहां पर संबंध बोधक अव्यय है। यहां पर ये जो हाथ है ये कोई संज्ञा के रूप में नहीं आया है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। समझ गए बात आप? ठीक है। हां चलिए, नौकर यहां रहता है, ये क्या है? ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और नौकर मालिक के यहां रहता है, ये क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। यह काम पहले करना चाहिए था, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण। यह काम जाने से पहले करना चाहिए था, ये क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय हो गया। ये क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय हो गया। आगे आइए, अब है समुच्चय बोधक अव्यय। ये बहुत इजी है। समुच्चय बोधक अव्यय में पहले तो दिमाग में यूं रखो कि जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वो सारे संबंध बोधक समुच्चय बोधक अव्यय जो कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको यूं समझो आप, जैसे दो शब्द, वाक्यांश, वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले या मिलाने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय। और, किंतु, लेकिन, परंतु, ताकि, मानो, अतः, फलतः, इसलिए, अर्थात, मानो, चाहे, इस प्रकार ये सारे शब्द जो हैं इसमें आएंगे। राम बाजार गया और उसने मिठाई खरीदी। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। समुच्चय बोधक के भेद, इसके दो प्रमुख भेद होते हैं। समुच्चय बोधक के भी हम थोड़ा सा और वर्गीकरण करेंगे। मैं केवल यही नहीं छोड़ूंगा कि और, किंतु, परंतु, लेकिन, मानो, अतः, फलतः, ताकि, अतः, इसलिए ये आ जाए, नहीं। समुच्चय बोधक के दो भेद पढ़ने, एक समानाधिकरण, एक व्यधिकरण। एक होता है समानाधिकरण। समानाधिकरण का मतलब क्या होता है? समान तत्वों को जोड़ना, जो वे समान घटकों को परस्पर मिलाते हैं, समानाधिकरण अव्यय कहलाते हैं। जैसे हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति, इन पर गर्व है, तो ये दोनों समान तत्व हैं, समान वैल्यू वाले हैं। शब्द योजक, ये यहां पर क्या है? ये शब्दों को जोड़ रहा है, ये शब्द योजक है। सुबह हुई और चिड़िया चहकी। अब ये और क्या है? ये वाक्य योजक है। ये क्या है? वाक्य योजक है। ठीक है ना? इसके भी चार भेद हैं। समानाधिकरण अव्यय हैं, इसके भी चार भेद माने जाते हैं। इसके पुनः चार भेद हैं। एक तो होता है संयोजक, ये समान तत्वों को मिलाते हैं, समान तत्वों को मिलाते हैं। ठीक है, संयोजक। और व, एवं, तथा, ये हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। किसका काम करता है? जोड़ने का। राम और श्याम, सीता और गीता। विभाजक, दोनों में से किसी एक को चुनने का काम करते हैं ये, या, अथवा, अपितु, है ना, तुम जाओ या ये, तुम या श्याम, मोहन या राम, इस प्रकार से ये विरोध दर्शाते हैं। किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, आपको पता चल गया है ना, वह स्टेशन पहुंचा किंतु ट्रेन नहीं मिली, ये विरोध करते हैं। जो काम होगा उसका विरोध हो जाएगा, है ना। तो ये परिणाम दर्शक, इसलिए नहीं, वह शर्मा जी के पास इसलिए जाता है क्योंकि गणित पढ़ता है ना, वह गणित पढ़ता है इसलिए शर्मा जी के पास जाता है। परिणाम। नहीं तो तुम जल्दी जाओ, नहीं तो घंटी लग जाएगा, या घंटी लग जाएगी, या ट्रेन छूट जाएगी। तुम जल्दी जाओ नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। फलस्वरूप, अतः, अन्यथा, फलतः आदि, ये सारे परिणाम दर्शाने वाले होते हैं। अब आप सोचोगे सर इनको वाक्य कर करके बताओ, वाक्य भी आएंगे। अगला टॉपिक क्या है? वाक्य। जब वाक्य करेंगे तब इनसे हम बहुत से वाक्य बनाएंगे। तब जब वाक्य बनाएंगे तब आपके दिमाग में ये ऑटोमेटिकली चलेगा, है ना। मैंने आपको कहा ना, हर टॉपिक कनेक्टेड है, हर टॉपिक कनेक्टेड है। अब देखो दूसरा है व्यधिकरण अव्यय। कौन सा है? व्यधिकरण अव्यय। व्यधिकरण अव्यय की खास बात क्या है? इसके भी पहले चार भेद होते हैं, ठीक है।
इसके भी 4 भेद, हाँ ठीक है, इसके भी 4 भेद होते हैं। सबसे पहला कारण बोधक, अब उलझोगे आप, क्योंकि, की, ताकि, चूंकि आदि। जैसे क्योंकि मैं शर्मा जी के पास जाता हूं, मैं शर्मा जी के पास जाता हूं क्योंकि मैं गणित पढ़ता हूं। मैं जीजीडी प्लेटफॉर्म पर क्लास लेता हूं क्योंकि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं। कारण बोधक, तो सर आप वहां पर ये कोई परिमाण वगैरह थे, ये अलग है, नोटिस कर लेना, ये इसलिए नहीं फलस्वरूप बताए, और ये अलग है, ठीक है। संकेतवाचक, ये सदा युग्म में आते हैं, जैसे 2 खंडों में, समझ गए बात। जो संकेत बोधक होते हैं ना, ये 2 खंडों में आते हैं, आप समझ जाओगे। आपने अंग्रेजी में 10th क्लास तक पढ़ा होगा जब आपने तैयारी की होगी, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ हैंड, है ना, वही सेम। यदि तो, है ना, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल भी अवश्य होगे, है ना। यद्यपि तथापि, जो सो जो करेगा सो भरेगा, चाहे तुम जितना चाहे पढ़ लो परंतु मुझसे आगे नहीं निकल सकते, तो चाहे परंतु। तो ये जो संकेत बोधक होते हैं, भाई संकेत करता है, यदि वर्षा अच्छी हुई, यदि तुमने मेहनत की, संकेत करता है। कारण, भाई कोई काम आप कर रहे हो उसके पीछे रीजन क्या है, तो ये कारण बोधक। लेकिन इतना डीप हमें पूछते ही नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि ये बताना जरूरी भी है। स्वरूप, स्वरूप बोधक, स्वरूप बोधक मतलब रूप, रूपक अलंकार, स्वरूप, है ना, अर्थात यानी मानो, है ना। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, है ना। तुम्हारे हाथ कोमल है मानो कमल है, तुम्हारे हाथ कोमल है मानो कमल है। ये अव्यय के पहले के उपवाक्य या वाक्यांश के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने आते हैं। भाई तुम्हारे हाथ कोमल हैं, इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमने कहा मानो वह कमल है। तुम्हारे हाथ फूल जैसे हैं अर्थात कोमल है। मैं अहिंसावादी यानी गांधी जी का पुजारी हूं। तो जहां मुझे लगा कि यहां आपको वाक्य के द्वारा समझाना चाहिए, वहां मैंने वाक्य लिखकर भी समझाने का प्रयास किया है। तुम्हारे हाथ फूल जैसे अर्थात कोमल है ना। मैं अहिंसावादी यानी गांधी जी का पुजारी हूं, है ना। वह हमेशा सत्य बोलता है मानो हरिश्चंद्र हो, वह हमेशा सत्य बोलता है मानो हरिश्चंद्र हो। अब देखिए उद्देश्य बोधक, है ना। उद्देश्य, भाई तुम है ना ये काम जल्दी जल्दी करो ताकि मैं क्लास ले सकूं, तुम ये काम जल्दी जल्दी करवा लो मुझसे ताकि मैं क्लास ले सकूं। दोनों बातों में अंतर है। मैंने तो कहा कि मैं क्लास ले सकूं आप लोगों के लिए, आपने कहा हम क्लास में पढ़ सकें, है ना, ताकि, जिससे, इसलिए कि। अब देखो इसलिए नहीं है, इसलिए कि, इसलिए कि, है ना, मुझे ये काम जल्दी करना है इसलिए कि मैं क्लास ले सकूं। समझ गए बात आप। वो इसलिए अलग था। ये शब्द बाद में आकर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। मैंने समझाने का प्रयास किया है। तुम्हें कक्षा में प्रथम आना है, अतः दिन रात पढ़ाई करो, अतः दिन रात पढ़ाई करो। तुम्हें कक्षा में प्रथम आना है, अतः दिन रात पढ़ाई करो। तुम दिन रात पढ़ाई करो जिससे कि तुम प्रथम आ सको। तुम दिन रात पढ़ाई करो जिससे कि तुम प्रथम आ सको। तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये किस में आएंगे। और अभी तक कहां खत्म, अभी तो हम प्रैक्टिस करेंगे, एक टेस्ट और लेंगे आपका 1-2 टॉपिक होने के बाद में, तब आपका मूल्यांकन मैं तो बीच बीच में करवाता चलूंगा, है ना। विस्मय आदि बोधक तो आप जानते ही हैं, विस्मय प्लस आदि के योग से बना है। और प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई वस्तु परक अर्थ नहीं होता। ध्यान रखें, विस्मयादि बोधक शब्दों का कोई वस्तु परक अर्थ नहीं होता है, ये सिर्फ भाव होते हैं। भावों को दृढ़ता प्रदान करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हमारी जो फीलिंग्स होती है उनको हम लोग कभी लिख नहीं सकते, इसीलिए उनको दर्शाने के लिए हम इन संकेतों का प्रयोग करते हैं। उनसे केवल विभिन्न मनोभाव व्यक्त होते हैं। ये भी अव्ययी होते हैं, इनका भी रूपांतर नहीं होता, इनको भी रूपांतरित नहीं कर सकते। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, उत्साह आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहा जाता है। आप देख सकते हैं प्रसन्नता के लिए आहा कितना सुंदर दृश्य, आह वाह शाबाश तुमने अच्छा काम किया, हाय ओफ ओफ तुमने ये क्या किया, भय सोचो बाप रे बाप, आश्चर्य क्या तुमने भी स्नान कर लिया, आश्चर्य हुआ नहीं, इतनी मतलब तुम कभी स्नान करते नहीं हो क्या, तुमने भी स्नान करते हैं,
ये जो आप यूज करते हो डेली रूटीन में हैं ये सारे, तिरस्कार, छी, हट, स्नान ही नहीं करता है तू, दूर, धिक, अरे चुप, सुंदर, बहुत सुंदर, शाबाश, साधु साधु, हाँ हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। तो आप समझ गए होंगे ये सारे के सारे जो हैं वो विस्मयादि बोधक चिन्ह में आते हैं। कभी कभी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण भी जो हैं या फिर क्रिया भी जो हैं वो विस्मयादि बोधक में, राम राम, कृष्ण, बाप रे, सुंदर, बहुत सुंदर, सर्वनाम, कौन, क्या, आप, चुप, आ गए, क्या, कहा, मारे गए। तो इस प्रकार से वाक्य जो हैं टेस्ट में देंगे तब, अब जैसे मान लो इससे, तो इसको आप ये लो, यहां एकदम से चौंके आप, ठीक है। अब ये एकदम से, जैसे मान लो एकदम से दरवाजा खुला, अरे आप, तो ये क्या हो गया, विस्मय, आश्चर्य, वाक नहीं हुआ, आप क्या विस्मयादि बोधक लगा दिया। तो ये वाक्य बनाते हैं, कोई पूछता तो है नहीं, और पहली बात अगर पूछेगा आपसे तो विस्मयादि बोधक लगा के पूछेगा कि इसमें किस प्रकार का अव्यय है। तो जब विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको नजर आ रहा है तो आप मैं नहीं मानता कि कोई गलत करके आएगा इसको। अब एक चीज और समझने लायक है, निपात, जो इसका 5वां भेद माना जाता है ना, ये भी, इनका भी रूप परिवर्तन नहीं होता और ये भी विस्मयादि बोधक की तरह ही हैं। ये भी क्या करते हैं, वो भावों को दृढ़ता देते हैं, ये किसी बात पर दृढ़ता देते हैं, है ना। जब किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं तो वहां निपात या अवधारक अव्यय, देखो निपात को अवधारक अव्यय भी कहा जाता है। अब ऑप्शन में मान लो ही आ जाए और या भी आ जाए और लिखा हुआ हो अवधारक अव्यय और आप लोगों ने ये नाम ही नहीं पढ़ रखा हो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इस निपात को अवधारक अव्यय भी कहते हैं। ये किसी बात में जोड़ देते हैं, जैसे कोई काम तुम्हें करना है और कोई काम तुम्हें ही करना है ना, कहीं पर उसे जाना है और तुम्हें भी जाना है, बात पर जोर देने के लिए होते हैं। जैसे आशा घर में रहेगी, आशा तुम घर में रहना, ये तो नॉर्मल कहना है, आशा घर में ही रहेगी, ये क्या हो गया, जोर दे दिया। राम के साथ लक्ष्मण वन गए, सिंपल बात, राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए, ये बात पे जोर देना है। बात अपने तक रखना, कानों कान, मैंने तेरे कान में कही है, बात अपने तक रखना, तू जाके भांडा मत फोड़ देना, बात अपने तक रखना, केवल तुम ही जा सकते हो और कोई नहीं जाएगा, केवल तुम ही जाओगे, है ना। आदमी जीवन भर सीखता है, सीखता ही रहता है। तो ये निपात होते हैं। वह तो चली, वह कहां, वह तो चली गई, वह तो जोड़ दे दिया, तो चली गई। तो ये इस प्रकार से जोड़ देने के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ही, भी, तक, केवल, भर, तो, ये होते हैं आपके निपात। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ भी आए होंगे और क्लियर भी हुआ होगा। कल से कुछ और बेस्ट नजर आया होगा कि हाँ, कल के कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। और देखो, सही चीजें भी सीखो, एनसीईआरटी में क्या है वो तो रट के लेके चलनी है। तो हम तो जो हमें लगता है कि नहीं ये सही है वो सीखते हैं, जैसे शीघ्र वाला है, लेकिन एनसीईआरटी जहां है ना वहां फिर उसी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है साहब, हमारी मजबूरी है, हमें एनसीईआरटी को ही फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि फिर हम जब रिट लगानी होती है ना तो हम प्रमाण खोजते फिरते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो उससे अच्छा है कि ऑथेंटिक किताब से पढ़ो ताकि क्लियर हो भाई यही है और इसमें ये लिखा है, हमने भी यही मानना है। तो ये मेरा कहना है। और रही बात, मैं फिर कहता हूँ, व्याकरण पढ़ने जा रहे हो, आप में से कल मेरे पास काफ़ी कॉल आए थे और जो पहले से जॉब लगे हुए हैं वो साथी भी फ़ोन कर रहे हैं कि सर ये बेस्ट तरीका लगा। तब मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि चलो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तरीका काफ़ी अच्छा है और उससे आपके समझ आ रहा है। और मैं फिर कहता हूँ, विद्वान मैंने बनाया नहीं है किसी को, और सिलेक्शन में पिछड़ जाए ऐसा मैं होने नहीं देता। आप इस तरीके से सिलेक्शन में पिछड़ोगे नहीं। और ये जो समझने वाले टॉपिक है इसमें कोई भी किसी भी कंडीशन पे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं जो आपको तरीके बता रहा हूँ उस तरीके से आंसर निकलता है, पिछले 10 सालों से निकलता आया है, अब भी निकलेगा और आगे निकलता रहेगा। तो मस्त होके आत्मविश्वास के साथ पढ़ते रहो, धीरे धीरे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा और व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी। वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, छठा टॉपिक चलने लग गया। तो आनंद लीजिए ऑफ सीजन में पढ़ने का और रेगुलर क्लास को लाइव देखने का प्रयास करें, क्योंकि नियमितता बनती है इससे। आपने क्लास सुबह देख ली, कभी शाम देख ली। देखो, पढ़ने का समय होता है 7 से 12 स्कूल क्यों होती है? आधी स्कूलें 7 से 12, आधी स्कूलें रात को, आधी शाम को, ऐसे नहीं लगाते ना। रीजन, एक फिक्स समय जो होता है ना निर्धारित, उस समय वो काम हमारा दिमाग है ना वैसा ही हमें मतलब क्या करता है, वैसा ही ढाल लेता है कि इस समय में पढ़ना ही है। जैसे रात होते ही नींद क्यों आने लगती है? क्योंकि हमने ढाल लिया खुद को
कि 10 बज गया, अब तो सोने का समय हो गया, अब वो शरीर कहेगा नहीं अब तो तू सो। और वहीं कुछ लोग जो है दिन में सोते हैं, रात को ड्यूटी करते हैं। तो आप शरीर को ऐसा डालो कि मुझे दोपहर में ये क्लास लेनी ही लेनी है। समझ गए बात को? तो उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया संतुष्ट होंगे, और आगे हम वाक्य टॉपिक करेंगे, तब इस टॉपिक में से कुछ और चीजें प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको रिकॉल भी करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।